फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लिम्बिक सिस्टम। आज इस वीडियो में हम लिम्बिक सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शंस हैं, फंक्शंस हैं और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो अगर हम लिम्बिक सिस्टम को देखें तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म अ रिंग अराउंड द हाइलस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो ब्रेन है बेसिकली ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं इनको जो आपस में कनेक्ट करता है, बीच का जो स्ट्रक्चर है ये एक वाइट बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। ठीक है। अब अगर हमने इस ब्रेन को इस तरीके से हमने इसको ये डिवाइड कर दिया और ये वाला जो एक हेमिस्फीयर को ये लेटरल व्यू हो जाएगा, ये मीडियल व्यू हो जाएगा। तो अगर हम एक हेमिस्फीयर को इस तरीके से मीडियली देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये देखने को मिलता है। तो इसका जो बीच वाला भाग है यहाँ पर जो वाइट कलर जो नर्व फाइबर्स का बैंड होता है जिसे हम कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं, इस बैंड के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स का बना होता है जो कि रिंग के अराउंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर के हाइलस में होता है ना। हाइलस का मतलब हो गया कॉर्पस कैलोजम, है ना। अब लिम्बस का मतलब ही रिंग होता है और हम इसको लिम्बिक लोब भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे ये कॉर्पस कैलोजम है तो ये आसपास का जो पूरा एरिया है एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सिर्फ आसपास का एरिया नहीं, है ना। तो आसपास का एरिया तो ये तो कॉर्टिकल एरिया हो गया। अब इस कॉर्टेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है, जैसा कि अभी बताया एक रिंग के जैसा दिखने लगता है इसलिए हम इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक लिम्बिक कॉर्टेक्स एंड दूसरा सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। तो बाहर वाला जो एरिया है जो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, तो ये एक आउटर सर्कल हो गया और अंदर वाले ये एक इनर सर्कल हो गया। तो जो आउटर सर्कल है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है लिम्बिक कॉर्टेक्स को, और अंदर वाला जो भाग है कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो भाग है रीजन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अब इसको हम पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अभी ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ लिम्बिक सिस्टम, है ना। अब ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसका ये जो हमने मिडल एस्पेक्ट लिया है, ओके। तो यहाँ वाला जो एरिया है ये तो फ्रंटल एरिया हो गया, ये ऑसिपिटल एरिया हो गया, पीछे वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें दिस इज द टेम्पोरल लोब, है ना। अब ये जो है बीच का ये जो वाइट बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स हैं ये बनाते हैं कॉर्पस कैलोजम। अब इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर ये जो रिंग शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर वाला एरिया, ठीक है, जिसे हम लिम्बिक लोब बोलते हैं, और दूसरा ये जो कॉर्पस कैलोजम के अंदर का भी तो एरिया है, तो ये सब कॉर्टिकल एरियाज है ना, ये भी लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम है इसके दो पार्ट हो गए, इस लिम्बिक सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक लिम्बिक कॉर्टेक्स विच इज द आउटर सर्कल एंड एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जो कि ये जो अंदर वाला भाग है जो कि कॉर्पस कैलोजम के अंदर प्रेजेंट है ना। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम लिम्बिक कॉर्टेक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जो ऊपर वाला जो पोर्शन है सुपीरियर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। देन उसके आगे की तरफ जाएंगे तो दिस इज सब कैलोजल गायरस। फ्रंटल वाला जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। देन नीचे की तरफ हम आएंगे तो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, और जो बिल्कुल और उसका जो आगे वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं अनकस। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये लिम्बिक कॉर्टेक्स को बनाते हैं। अब सब कॉर्टिकल एरियाज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है।
बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिडाला, सेप्टम एरिया एंड पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और जो बेसल गैंग्लिया है, ये पूरा का पूरा एरिया लिम्बिक सिस्टम के अंदर नहीं आता है। इनके कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम देख लेते हैं, है ना, हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं डायग्राम को। ओके, हियर तो अब आप देखें, ठीक है, लिम्बिक कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सिंगुलेट गायरस हो गया, उसके आगे वाला भाग हो जाएगा सबकैलोजल गायरस, देन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन पीछे की तरफ आएंगे तो दिस इज पैरा हिपोकैम्पल गायरस हो गया, और ये सामने की तरफ आ गया अनकस। अब सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले की तरफ हो गया दिस इज एमिडाला, यहाँ पे आप देखें दिस इज द एमिडाला, देन हिपोकैम्पस, ये वाला जो है दिस इज हिपोकैम्पस, ये दिख रहा है आपको, देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लिया आते हैं इसके अंदर, थैलेमस के न्यूक्लिया आते हैं, एंड देन बेसल न्यूक्लियस, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। Now let us discuss about the connections of limbic system. तो जब हम लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है जिसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और वो है पेपिस सर्किट, है ना। हम पेपिस सर्किट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पेपिस सर्किट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल बेसिस ऑफ आर बिहेवियरल रिस्पॉन्स। हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसके पीछे के बैकग्राउंड में क्या इमोशंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पेपिस सर्किट, है ना। अब आपको मालूम है इमोशंस कई तरीके के हो सकते हैं, हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है, फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, व्हाटएवर इज द इमोशन, उस इमोशन को स्टोर करके हम किस तरीके का बिहेवियर करते हैं उसके लिए ये जो पेपिस सर्किट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनिशियली हमें एक ओल्ड पेपिस सर्किट एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन बाद में इस ओल्ड पेपिस सर्किट को मॉडिफाई किया गया। तो वी आर स्टडिंग बोथ, ना, ओल्ड भी पढ़ेंगे हम और मॉडिफाइड भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से जो बनाया गया है दिस इज द ओल्ड वर्जन ऑफ पेपिस सर्किट, लेकिन बाद में इसको जो मॉडिफाई किया गया तो वो हमने यहाँ पर जो आउटर सर्कल है ये हमारे मॉडिफाइड वर्जन को एक्सप्लेन करता है ना। अब होता क्या है हम समझते हैं थोड़ा सा। अब आपको मालूम है जो सिंगुलेट गायरस और पैरा हिपोकैम्पल गायरस इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, है ना। ये देखिए, ठीक है, ये जो सिंगुलेट गायरस है और ये जो पैरा हिपोकैम्पल गायरस है ये लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम से कहाँ से सिंगुलेट गायरस से इंफॉर्मेशन जाती है पैरा हिपोकैम्पल गायरस में, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है एंटरोराइनल कॉर्टेक्स, और एंटरोराइनल कॉर्टेक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गोज टू हिपोकैम्पस। अब हिपोकैम्पस से इंफॉर्मेशन मैमिलरी बॉडी में जाती है वाया फॉर्निक्स, है ना। यहाँ पे मैमिलरी बॉडी इट इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस समवेयर हियर, ठीक है। तो ये जो मैमिलरी बॉडी तक हिपोकैम्पस से इंफॉर्मेशन जाती है इट इज वाया फॉर्निक्स। फॉर्निक्स एक तरीके से व्हाइट बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब मैमिलरी बॉडी से इंफॉर्मेशन जाती है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस वाया मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, है ना। मैमिलरी बॉडी से थैलेमस तक, इसीलिए इस ट्रैक्ट का नाम है मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से इंफॉर्मेशन इट गोज टू सिंगुलेट गायरस वाया इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो रहा है, इस सर्किट को हम पेपिस सर्किट बोलते हैं, एंड दिस सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेसिस ऑफ इमोशंस। ओके, नाउ दिस इज द ओल्ड पेपिस सर्किट। अब यहाँ पे जो सिंगुलेट गायरस है इसका जो बेसिकली काम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेसिस ऑफ इमोशंस, हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है। पैरा हिपोकैम्पल गायरस स्पेशल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशल मेमोरी का मतलब होता है मान लीजिए आप किसी नई जगह पे गए हैं, तो हम जब नई जगह पे जाते हैं तो हमें उस एरिया का पता नहीं रहता, लेकिन जब हम उसी जगह पे दोबारा जाते हैं तो वी कैन रिकॉल दैट एरियाज। तो उस एरिया से रिलेटेड मेमोरी जो होती है हम ये कह सकते हैं कि जो मेंटल मैप है हमारा, जब हमको कहीं पे एनवायरनमेंट में नेविगेट करना होता है तो हम अपने लोकेशंस को रिकॉल कर सकते हैं, और उसके लिए जो है पैरा हिपोकैम्पल गायरस इज रिस्पॉन्सिबल।
देन लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कोई चीज़ है जो कि हमको बहुत पुरानी मेमोरी है ना, हमको हमारे बचपन की भी जो चीज़ें हैं वो याद रहती हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिपोकैम्पस। एमिलरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट मेमोरी, जो तुरंत की याददाश्त होती है ना, बहुत शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है ना, जैसे कि मान लीजिए OTP आया है ना, या फिर हमको बिल्कुल थोड़े समय के लिए कोई चीज़ों को याद रखना है, जो 1 2 3 दिन के लिए चीज़ें याद रहती हैं, हमने कल कौन सी सब्जी खाई, हम कल कहाँ गए थे, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये रिसेंट मेमोरी के अंदर आती हैं। ओके, देन ये तो हो गया हमारा ओल्ड सर्किट। अब यहाँ पर एक और नया एडिशन हुआ न्यू वर्जन में, एंड दैट वाज एमीडाला। एमीडाला को भी इस सर्किट के अंदर इंक्लूड किया गया, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझें, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस है ना, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो दुख का हो, तो वो सारी चीज़ें जाकर हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। अब अगर आप जब अपने कोर्स का पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम्स की वजह से देख रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कि उसको एक नॉलेज के हिसाब से देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है, जब जब हमारा उस पर्टिकुलर इवेंट से इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं होता, इमोशन रिलेटेड नहीं होता, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है ना। बट अगर हम उससे इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो वो हमारे बहुत लंबे समय तक हम उन चीज़ों को याद रख पाते हैं। और वो जो इमोशन की प्रोसेसिंग है वो कहाँ होती है? एमिडाला के अंदर। तो एमिडाला इस चीज़ को डिसाइड करता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छे का था या फिर बैड एक्सपीरियंस था। ज़्यादातर हमारा जो माइंड है गुड एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखता है, और जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती उनको हम बहुत जल्दी हमारे जो ब्रेन से मेमोरी से उनको हम हटा देते हैं, है ना। तो जो एमिडाला है किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? एंग्जाइटी के लिए, एग्रेशन के लिए, फियर कंडीशनिंग। फियर कंडीशनिंग का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल रात में व्यक्ति को डर लगता है। और रात में व्यक्ति को डर क्यों लगता है? क्योंकि रात में फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, जंगल वाले एरिया में रह रहे हैं, तो आपको मालूम है कि जो रात के समय में जो एनिमल्स हैं उनका फियर ज़्यादा रहता है। तो अब जब भी रात में हैं, भले ही एनिमल नहीं हो, इन दैट केस ऑल्सो आप फियरफुल महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रायर कंडीशनिंग। तो ये जो कंडीशनिंग होती है कि एक चीज़ से हमने दूसरे चीज़ को एसोसिएट कर लिया रिलेटेड टू फियर, इसको हम बोलते हैं फियर कंडीशनिंग, है ना। देन इमोशनल मेमोरी मैंने आपको बता ही दिया है, एंड सोशल कॉग्निशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए एमिडाला रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो अब यहाँ पर हम सर्किट को देखें, तो यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एसोसिएशन एरिया से इंफॉर्मेशन सिंगुलेट गैरस में आती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा इंफॉर्मेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसोसिएशन एरिया के अंदर हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन आ सकती है, विजुअल एरिया से इंफॉर्मेशन आ सकता है, ऑडिटरी एरिया से इंफॉर्मेशन आ सकता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिंगुलेट गैरस में आती है। देन यहाँ से इंफॉर्मेशन इट कैन गो टू हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस से इंफॉर्मेशन एमिडाला में आती है। एमिडाला इस पूरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और अगर कुछ अच्छी बात है, अगर रिवॉर्ड की बात है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो वो आप एक तरीके से मोटिवेटेड फील करते हैं। और अगर कुछ पनिशमेंट वाली बात होती है तो उसको आप एक तरीके से उस इंफॉर्मेशन को आप रिमूव कर देते हैं। तो एमिडाला से इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में जाती है। और आपको मालूम है हाइपोथैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है और बहुत से एंडोक्राइन हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है ना, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हो गए। यहाँ से इंफॉर्मेशन अगेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है इसको हम मॉडिफाइड पेपेज सर्किट भी बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो हमने जब पेपेज सर्किट पढ़ा तो ज़्यादातर हम एक तरीके से फंक्शंस को डिस्कस ही कर चुके हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट देम। पहला फंक्शन है ऑल्फैक्शन। पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स एंड अनकस एंड एमेटोलॉइड न्यूक्लियस फॉर्म सेंटर फॉर स्मेल। स्मेल का जो सेंसेशन है बेसिकली ये रिले करता है इन द अनकस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनकस एंड एमीडाला, है ना। तो एंड पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, तो ये सेंटर्स हैं जहाँ पर स्मेल का सेंसेशन रिले करता है, जिसकी वजह से हम स्मेल को परसीव कर सकते हैं।
देन ऑटोनॉमिक फंक्शंस, अब आपको मालूम है लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ऑटोनॉमिक फंक्शंस, है ना। तो हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, हार्ट रेट हो गया, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ही जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यू ऑल नो कि जो हाइपोथैलेमस है कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको रेगुलेट करता है। देन मेमोरी, मेमोरी की हमने अभी बात की थी, तो मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हिपोकैम्पस एंड पैपिज सर्किट, है ना। हिपोकैम्पस और ये पूरा का पूरा जो पैपिज सर्किट है ये हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन इमोशनल बिहेवियर, ये भी हमने डिस्कस किया, पैपिज सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस एंड ऑल्सो चेंज इन बिहेवियरल पैटर्न ड्यू टू इमोशंस। हमारा जितना भी बिहेवियर है ये हमारे इमोशंस पर ही डिपेंडेंट होता है। तो होता क्या है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर यह हमारा लिम्बिक लोब है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लिम्बिक लोब में आती है, लिम्बिक लोब से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टू एंड फ्रो ये जाती है। तो स्टिमुलस आया सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लिम्बिक सिस्टम में गया सिंगुलेट गैरस में, वहां से एमिडेला में गया, एमिडेला में इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ, प्रोसेसिंग हुई इमोशंस की, वहां से इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में गई। रिमेंबर ये हमने अभी पढ़ा ना, ठीक है। हिपोकैम्पस से एमिडेला, एमिडेला से इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से गई, और फिर हाइपोथैलेमस ने अपना ऑटोनॉमिक और जो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स दिया रिलेटेड टू दैट इमोशन। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। अब आपको ये मालूम है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर फीडिंग सेंटर प्रेजेंट होता है और सैटिस्फैक्टरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है। फीडिंग सेंटर लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा बनता है, और जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस बनाता है। तो जब हम फीडिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं तो जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको भूख लगती है, हंगर का सेंसेशन महसूस होता है, और जब सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, जब आप खाना खा लेते हैं तो सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और हमको एक सेंस ऑफ फुलनेस आता है ना, हमको लगता है कि अब हमारा पेट भर गया, अब हमको और खाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो एक फुलनेस की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। एमेडोलॉइड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो रेगुलेट द फूड इनटेक, ठीक है। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस के साथ साथ में एमेडोलॉइड कॉम्प्लेक्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट फंक्शन कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम। अब हाइपोथैलेमस रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज 24 आवर साइकिल दैट रेगुलेट्स डेली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिस तरीके से जो नॉर्मल क्लॉक होती है वो टाइमिंग को बताती है, उसी तरीके से हमारी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को यानी कि 24 आवर्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़े समय के लिए जागते हैं एंड देन फिर आपको 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स की स्लीप लेनी पड़ती है, फिर आप जागते हैं, फिर आप स्लीप लेते हैं। तो ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक का पार्ट है। बॉडी टेम्परेचर हमारा दिन में अगर हम देखेंगे तो बढ़ता है, रात के समय कम हो जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज में एक तरीके से रिपीट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर सर्केडियन रिदम के होते हैं, जिसको कि हाइपोथैलेमस है रेगुलेट करता है, ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, तो लिम्बिक सिस्टम पैरिफॉर्म इसमें स्पेसिफाई हम करेंगे तो पैरिफॉर्म कॉर्टेक्स एंड एमिडेला इन मेल्स दे आर कंसर्न विद स्पीशीज प्रिजर्वेशन थ्रू सेक्सुअल बिहेवियर, है ना। तो जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसके लिए भी सेक्सुअल बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा लिम्बिक सिस्टम, ओके। देन हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर, है ना। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब मैटरनल बिहेवियर, सिंगुलेट गैरस एंड हाइपोथैलेमस फैसिलिटेट मैटरनल बिहेवियर। आपको मालूम है कि जो मदरहुड है, ठीक है, जो मदरहुड की फीलिंग होती है, जो मैटरनल बिहेवियर होता है, उसके लिए भी सिंगुलेट गैरस और हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जो बेबी के प्रति माँ का जो प्यार होता है, ठीक है, उसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके, और सिंगुलेट गैरस भी रिस्पॉन्सिबल। देन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और मोटिवेशन।
अब दो तरीके के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एक रिवॉर्ड सेंटर है, एक पनिशमेंट सेंटर है। रिवॉर्ड सेंटर बनता है न्यूक्लियस एक्युम्बेंस से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से और मीडियल फोरब्रेन बंडल से, और पनिशमेंट सेंटर बनता है डोर्सल मिडब्रेन और एंटरोराइनल कॉर्टेक्स से। जब भी रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट किया जाता है तो पर्सन इज मोटिवेटेड। अगर रिवॉर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा तो आपको उसी काम को बार बार करने की इच्छा होगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर पनिशमेंट सेंटर को स्टिमुलेट किया जाता है तो पनिशमेंट सेंटर इट गिव्स अ बैड इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव स्टेट में आ जाता है, और जिसको हम रेज भी बोलते हैं। रेज का मतलब होता है गुस्सा। ओके, फाइनली लेट अस डिस्कस अबाउट अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर जो पहला है दैट इज क्लूवर-बूजी सिंड्रोम विच इज ड्यू टू बायलेटरल एब्लेशन ऑफ एमिडाला। अगर एमिडाला को हटा दिया जाए दोनों तरफ के तो एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको हम क्लूवर-बूसी सिंड्रोम बोलते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। पहला विजुअल एग्नोसिया। विजुअल एग्नोसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग विजुअली। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है ना, तो हम इस पेन को जब देखेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि ये पेन है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देख कर भी ना पहचान पाए उसको हम बोलते हैं विजुअल एग्नोसिया। ठीक है। देन प्लेसिडिटी यानी कि लैक ऑफ फियर एंड एंगर। तो जो पर्सन है, क्योंकि हमने अभी देखा था जो ये देखें आप, जो एमिडाला है ये हमारे एग्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फियर की कंडीशनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर प्लेसिडिटी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर लैक ऑफ फियर होगा, लैक ऑफ एंगर भी होगा। देन हाइपरफेजिया, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खाता है। देन ओरल टेंडेंसीज यानी कि हर चीज़ को जो सब्जेक्ट है ये मुंह में लेगा, है ना। डोसाइल बिहेवियर यानी कि दोस्ताना व्यवहार रहेगा। डिमिनिश्ड फियर रिस्पॉन्स हमने अभी प्लेसिडिटी के अंदर देखा। लो एग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। और मेमोरी के इश्यूज हो सकते हैं और मेमोरी लॉस भी हो सकती है जिसे हम एमनीजिया भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लूवर-बूसी सिंड्रोम में देखने को मिलेंगी। देन कोर्साकॉफ साइकोसिस which is due to the lesion in mammillary bodies and some limbic structures। तो अगर लिम्बिक स्ट्रक्चर में और मेमलरी बॉडी के अंदर लीजन होगा तो मेमोरी लॉस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएंगे। देन शाइजोफ्रेनिया एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर है विच इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल थिंकिंग एंड बिहेवियर, है ना। पर्सन का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, उसका जो थिंकिंग का पैटर्न है ये नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल हो जाता है। पर्सन को बहुत सारी मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं, वो भी सुनाई देने लगती हैं। अपनी आइडेंटिटी को लेके उसको एक अलग वो डिल्यूजन में एक तरीके से जीता है। ठीक है। और समाज से वो एक तरीके से सोशली विड्रॉ हो जाता है, अकेलापन में रहना पसंद करता है, सोशल विड्रॉल। तो मेमोरी प्रॉब्लम्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, सोशल विड्रॉल। Then psychosomatic disorder which is due to the continuous activation of the limbic system due to mental stress। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो बार बार लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एक्टिवेशन की वजह से पर्सन कैन हैव साइकोसोमैटिक डिजीजेस। ओके, तो ये था लिम्बिक सिस्टम। तो आज हमने लिम्बिक सिस्टम का बेसिकली कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, हमने उसके पेपेज सर्किट के बारे में डिस्कस किया, हमने उसके फंक्शंस और अप्लाइड फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।